हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें डॉक्टर जावेद साहब ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यास्मीन हफीज फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर पूरे भारत में बात हो रही है। वो इसलिए भी क्योंकि भारत में G20 समिट मीटिंग है, और उसको लेकर बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, आर्टिकल छप रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं हम। ऐसे में चाइना की फिर से एक करतूत सामने आ जाती है, वो फिर से एक हरकत कर देते हैं। चाइना ने एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया है, जिसमें उसने भारत के अभिन्न हिस्सों को अपने मैप में दर्शाया है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन, यहाँ तक के ताइवान को, और साउथ चाइना सी में अगर हम बात करें तो जो 9 डैश लाइन है, वो पूरा एरिया जो है, वो ग्रुप्स आइलैंड जो है, वो सारे भी उसने दर्शाए हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हमें ऐसे ही हल्के में ले लेना चाहिए कि चलिए ठीक है, इसकी तो हरकत ऐसी बार बार होती है, या फिर इस पे स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लेने की जरूरत है? जी बताएं। देखिए, सबसे पहले आई थिंक देयर शुड बी नो सरप्राइज अबाउट चाइनाज प्रोटेस्ट, यू नो। और अरुणाचल प्रदेश जो हमने देखा है, और ये अप्रैल 10 और 11 अप्रैल से शुरू हुआ था 2023 के, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि जो चाइना है, दिस इज कि हम जो है 11 प्लेसेस के नेम्स जो है चेंज करना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद जो है वो टेरिटरी जो है वो अपना नाम रखेंगे, और उस टेरिटरी को, उस अरुणाचल प्रदेश को ही नाम चेंज किया है उन्होंने। बहुत सारे टाइम से चेंज किया है नाम। जैंग नांग रखा है उन्होंने अपना नाम तिब्बतन लैंग्वेज में। लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ये चाइना का जो है प्रोटेस्ट, दे आर रूटीन अफेयर। हमने देखा कि इन 2006 चाइनीज एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड दैट अरुणाचल प्रदेश वाज पार्ट ऑफ चाइना। और आप हिस्ट्री देखेंगे 1948 से 1914 से ये शिमला कन्वेंशन की चीजें, इस तरह की चीजें जो है, डिमार्केशन लाइन जो है वो डाली गई थी। बट एनीवेज 2007 में हम देखते हैं कि अ ट्रिप बाय सम 100 आईएएस ऑफिसर्स टू चाइना वाज कैंसल्ड। और 100 ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स का कैंसिल क्यों किया गया था ट्रिप? क्योंकि 98 ऑफिसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बीजिंग को, लेकिन एक ऑफिसर जो था, वो था एक आईएएस ऑफिसर, ही वाज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और उस पे बीजिंग को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और बीजिंग ने बहुत ज्यादा इख्तिलाफात स्टार्ट कर लिए। उन्होंने जो है बोलना स्टार्ट कर लिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लिया कि अकेला कि ही इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, विच इज आवर कंट्री, वी कैन नॉट गिव हिम वीजा। जो उसका जो पासपोर्ट या वीजा है उस पर चाइना का नाम होना चाहिए था। फिर 2008 में हमने देखा चाइना ने जो है वर्बल प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो है विजिट किया था अरुणाचल प्रदेश, एंड ही सेड दिस इज आवर लैंड ऑफ ए राइजिंग सन। और उसको जो है ही मेड इट अ पॉइंट टू विजिट अरुणाचल शॉर्टली आफ्टर, उसका विजिट चाइना था, वहां से आकर वहां चले गए और सिविल प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, और काफी चाइना उस पर भी भड़क उठा। फिर हम देखते हैं कि 2009 के बाद 2015 में भी, 2016 में भी, 2017 में फिर शुरू हो गया। फिर 2019 और 2021 में जो हम देखते हैं, और 19 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण वहां गए थे, उन पर भी चाइना ने इख्तिलाफा जाहिर किया। फिर बीच में जो है दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो चले गए थे वहां पर, एंड उसको जो है सेपरेटिस्ट नेचर का टैग लगा दिया गया। और चाइना डिक्लेयर्ड कि दिस इज आवर पार्ट, एंड इट इज नॉट, आई मीन, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये चाइना ने डिक्लेयर कर लिया। थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें जो है होती क्यों है, और चाइना का क्या है ये सब चीजें। यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि चाइना जिस तरह से इंडिया की सुप्रीमेसी देख रहा है, इंडिया का सुपर पावर जो बन रहा है, इंडिया ग्लोबली जो बन रहा है, स्टैचूर इंडिया का बढ़ रहा है, स्मार्ट पावर अब हम बोलते हैं उसको, कि हार्ड पावर भी इंडिया है, सॉफ्ट पावर भी है, जो स्मार्ट पावर इंडिया बन रहा है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से वेरी स्ट्रांग है, और इंडिया इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी स्ट्रांग बन रहा है, नेबरहुड में भी बन रहा है, तो बाकी कंट्री भी इंडिया को अब एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो उनसे शायद ये चीजें देखी नहीं जाती हैं, और उनको डर लगता है चाइना को कि अगर हम सुप्रीमेसी, अगर हम अपना पावर साउथ एशिया में और एशिया में नहीं दिखाएंगे, तो हम जी शायद वेस्ट को डिक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलते हैं हम सुपर पावर बन रहे हैं 2049 में। थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ
इंटरनेशनल अफेयर्स एक्चुअली, वो फॉरेन अफेयर्स के साथ जो चाइनीज फॉरेन अफेयर्स हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, एफिलिएट है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक पेपर, रिसर्च पेपर बनाया था, उन्होंने उसमें लिखा था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने लिखा था, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम वाइब्रेंट एंड assertive under the present government, right? और फिर साथ में लिखा था कि this diplomacy, has formed a distinctive and unique doctrine called the Modi doctrine, and it is a strategy for the rise of India as a superpower, as a great power in the new situation, right? ये न्यूज उस तरह की चीजें होना, उस तरह की रिसर्च वहां से होना, और जो स्टेट रन वहां का एजेंसी है वो ये चीजें बोलना, तो इस चीज को एक्सेप्ट होना कि ग्लोबल स्टैचूर है इंडिया का, और ग्लोबली इंडिया को एक पावरफुल कंट्री की ओर देखा जा रहा है। तो शायद ही चाइना के वहम गमान में था कि इस तरह जो है इंडिया इस तरह आगे जाएगा, किसी भी फील्ड में इंडिया आगे जाएगा। अब जो है रिसेंट जो हैपनिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह आपने बात की कि इंडिया चाइना रिलेशंस, दे हैव रेज्ड कंसर्न्स, द कंसर्न्स आर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद इन द टू नेशंस, राइट? आप देखेंगे द यूज ऑफ सन त्जु's फिलॉसफी, जो चाइना में बड़ी जबरदस्त चाइना वाले यूज करते हैं कि विनिंग विदाउट फाइटिंग। अदर्स आर्ग्यू करते हैं कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर ए वॉर, और ये मिलिट्री वार ही नहीं हो सकते, कोई और वार भी हो सकते हैं। हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और इस चीज को समझते हैं कि क्या है जी जिनपिंग का, जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनका क्या है। ही विल रन इनटू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर, इंडिया आ रहे हैं, और रिसेंटली भी आपने देखा ब्रिक्स में वो थे कुछ टाइम के लिए, थोड़ी बहुत लिटिल कन्वर्सेशन वहां पर भी, और फिर से सितंबर को 9 और 10 में जो दिल्ली में G20 ये हो गए, और वहां पे कन्फ्रंटेशन होगा दोनों लीडर्स को दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। And this all will, he will be, I mean Jinping will, it will make him aware of the new reality. The new reality is India is a rising power. China's own rise has stalled. और वो जब यहाँ पे आएगा इंडिया में, तो 9-10 को उसको इस चीज का एहसास हो गया, उसको ऑलरेडी इस चीज का एहसास है कि इंडिया जो है ग्रोइंग पावर। द स्टार ऑफ चाइना इज टेम्परेरी। चाइना का 3 गोल्डन डिकेड ऑफ इकोनॉमी वो अब हो गया ओवर। अब स्लो इकोनॉमी है चाइना की, ग्रोइंग इकोनॉमी है लेकिन स्लो इकोनॉमी है चाइना की। जब आप डीप रिसर्च करते हैं चाइना के बारे में, तो आपको पता चलता है कि आपको चाइना के हैं जो एक टर्मिनली स्लोइंग इकोनॉमी है, राइट? ये उसी ओर चल रहे हैं धीरे धीरे, हालांकि ये अभी भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट? फास्टेस्ट ग्रोइंग। और this is not only Xi's worry, यही नहीं है वरी जी का कि इकोनॉमी स्लो हो रही है। बीजिंग इज कॉन्फ्रंटेड बाय एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट ब्लॉक, राइट? चाइना रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे विद यूरोप, वो भी डिट्रॉइट हो रहा है, खराब हो रहा है। तो आप बीजिंग के देखोगे, जो बीच हेड उनका है इटाली, वो भी आप विड्रा कर रहा है चाइनीज बेल्ट से, रोड इनिशिएटिव से। और इसी तरह से चाइना सपोर्ट आप देखोगे रशिया का, जो उन्होंने सपोर्ट किया रशिया का यूक्रेन वार में, उसमें भी प्रॉब्लम है कि सिल्क रूट जो चाइना कर रहा था वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है यूरेशिया में। तो जो प्रेसिडेंट है चाइना के जी, he knows that China is growing older and its public debt is over 282% of GDP, twice America's 130%. So जब उन्होंने प्रेसिडेंसी हासिल की थी 2012 में जी ने, चाइना ने तब 5 ईयर का स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड किया था। बड़ा जबरदस्त ताकत 5 ईयर का था चाइना का इकोनॉमी में, बहुत पैसी थी। 2006 में 2075 ट्रिलियन थी इकोनॉमी उनकी, जीडीपी। जो चाइना की एम्बिशन है, जो चाइना का अभी के लोग, वो चाहता है कि मैं लीडिंग सुपर पावर बनूं वर्ल्ड का 2049, ये उनका स्टेटमेंट है। और वो इसको अचीव करने के लिए कि जी नोज कि चाइना मस्ट फर्स्ट अनराइवल रीजनल पावर अक्रॉस एशिया। एंड एक ही मुल्क है जो चाइना को यहाँ पे टक्कर दे सकता है, डट के मुकाबला कर सकता है। द ओनली कंट्री दैट हैज द साइज एंड स्केल, मिलिटरी एंड इकोनॉमिकली to thwart China's absolute supremacy in the parabolic arc from South China Sea to the Mediterranean Sea, cutting through East Asia, South Asia and West Asia, is only India. It is only Bharat. It's only हमारा मुल्क, our country, भारत, जो चाइना को की सुपरमैसी को खत्म कर सकता है। ये डर है चाइना को। और ये भी देखा कि 2014 चाइना ने ये भी देखा, 2014 के बाद मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बना, he had not accepted India's subsidiary status to China through diplomacy.
इन अहमदाबाद, वुहान में, उन्होंने बोला नहीं जी, ये चीजें हमें काबिल कबूल ही नहीं है जो आप चीजें बोल रहे हो। सो जी ने सोचा कि अदर मीन्स से इंडिया को स्पेस आउट करते हैं। अदर मीन्स क्या था, उन्होंने गालवान वैली किया हमारे साथ जो इंडिया, लेकिन वो फिर शॉक हो गए व्हेन दे सा कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड अप ऑफ द एंटायर एलएसी पे जबरदस्त मिलिट्री फोर्स है, दैट शॉक्ड जी। अब उनको लग रहा है कि नहीं, इकोनॉमिकली भी इंडिया पावरफुल बन रहा है और इंडिया की जो सुप्रीमेसी है, पावरफुल बन रहा है इंडिया, और किस तरह से इंडिया के साथ लड़ा जाए। इस सब को छोड़कर अगर हम थोड़ा बहुत जानने की भी कोशिश करते हैं इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट को, तो पता ये चलता है कि ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है ये बिटवीन चाइना और इंडिया है। जो चाइना है वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, और इन्वेंटेड नेम्स कर रहा है कि हम कहाँ से उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में 11 प्लेसेस को बोल रहे हैं चेंज करो नाम। वो बोलते हैं कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्क्वायर टेरिटरी जो है वो उनका एरिया है, और जिंगनांग नाम देते हैं उस एरिया को। सो चाइना मैप शो करता है, अरुणाचल प्रदेश को कंटिन्यूसली करता है, अपना हिस्सा बनाता है। सो व्हाई इज चाइना's argument for claiming these things, चीजें कोशिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीपल्स जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक, वो मैक लाइन बोलते हैं, दैट वाज एग्रीड इन द शिमला कन्वेंशन। इस लाइन को, और 1914 में असल में ये कन्वेंशन हुआ था, 1947 में फिर दोबारा इस पे काम हुआ था। सो चाइना को रिप्रेजेंट किया गया था, वो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने, ही डिड नॉट कंसेंट इट्स कन्वेंशंस, उसने शिमला कन्वेंशन ही नहीं माना, so he said Tibet has no authority on international agreement. So McMahon line है, it was named after Henry McMahon, वो ब्रिटिश का नेगोशिएटर था इंडिया एंड चाइना के दरमियान। उसी ने एलएसी ड्रॉन किया था। इट वाज ड्रॉन फ्रॉम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ भूटान टू द राजी पास ऑफ द चाइना बॉर्डर, और उसी में चाइना जो है वो क्लेम करता है टेरिटरी टू द साउथ ऑफ द मैकमोहन लाइन, और साउथ ऑफ द मैकमोहन लाइन में अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है जी, तो बोलते हैं कि नहीं जी, अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमारा पार्ट है, और ये 1914 का कन्वेंशन है, 1948 में फिर से शुरू हुआ था। उनका बेसिस है कि नहीं जी, हमारा जो हिस्टोरिकल टाइज है दैट हैव एग्जिस्टेड बिटवीन द मोनास्ट्रीज एंड तावंग एंड हासिया, जो इसी चीज को टच करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। फिर क्या हुआ, जो इसका ओरिजिन ज्यादा प्रॉब्लम होगा वो जब कम्युनिस्ट टुक पावर इन चाइना, राइट, दे पुल चाइना आउट ऑफ दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। उन्होंने माना ही नहीं इन एग्रीमेंट्स को, बोला नहीं जी हम अपना मैप ड्रॉ करते हैं। तो फिर ये जो है इश्यूज स्टार्ट हो गए। सो एलएसी जो है, देखिए LAC जो दैट सेपरेट्स इंडियाज टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज टेरिटरी, राइट। और LAC में 3 सेक्टर्स आते हैं। ईस्ट सेक्टर आता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, जहाँ पे चाइना को प्रॉब्लम है। फिर मिडिल है जहाँ पे उत्तराखंड है, और फिर वेस्टर्न सेक्टर है, लद्दाख है, जहाँ पे प्रॉब्लम है। अब एग्री नहीं होते हैं ऑन LAC पे, राइट। सो बेसिकली लीस्ट डिसएग्रीमेंट है इन द मिडिल सेक्टर में, उनको ज्यादा डिसएग्रीमेंट है नहीं। बट ओवरऑल जो प्रॉब्लम, जैसे उत्तराखंड में डिसएग्रीमेंट नहीं है उनको, हिमाचल प्रदेश में डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो फॉलो करते हैं इन चीजों को। इतने सालों से ये चीजें लटके हुए हैं, और एक ही चीज है, कन्वेंशन के हिसाब से ना वो चीजें की गई हैं। लेकिन चाइना ये चीजें कर क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया की सुप्रीमेसी को देखकर, इंडिया का पावर देखकर, इंडिया की जो, देखिए G20 में भी सुप्रीमेसी है, और इंडिया ने जिस तरह से G20 में अपने विजन, अपने मिशन और अपनी चीजें दुनिया के सामने रखी, उससे पहले G20 के बाद में उतनी प्रमोशन ही नहीं हुई थी। कंट्रीज को पता ही नहीं था कि इस तरह के इश्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब चाइना को ये खतरा लाभ हो सकता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिस्पाइट उसमें कॉन्स्टेंट्स आए, डिस्पाइट उसमें प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक असर्टिव ये है। नाउ वेस्ट इज नॉट डिक्टेटिंग इंडिया, एक असर्टिव और वाइब्रेंट है, जिस तरह चाइना खुद बोल रहा है, वेस्ट इज नॉट डिक्टेटिंग अस। अब चाइना को खतरा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी, रशिया भी इसका सपोर्ट कर रहा है, वो पावर भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से रशिया और यूक्रेन की वार के दौरान इंडिया ने इंपोर्ट किया, और रशिया ने खट्टे पैसों में बेच दिया इंडिया को। इंडिया ने उसको प्रोसेस किया, और अपने प्रोसेस के दौरान अपना ओरिजिन दिया नाम उसका, क्योंकि अपनी कंपनीज है यहाँ पर, उन्होंने खुद प्रोसेस की चीजें, और फिर वो हमने एक्सपोर्ट किया
यूएस को, और किस यूएस को, जो यूएस दूसरा ब्लॉक है जो सैंक्शंस लगा रहे हैं कि कोई दुनिया का कंट्री जो है वो न खरीदे ऑयल, किससे, ट्रेड ही न करे रशिया से। लेकिन वही यूएस फिर मजबूर हो जाता है इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूएस की फ्लाइट जो है, यूएस की बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, वो इंडिया से ही फिर लेता है और इंडियन ओरिजिन वो ऑयल बन जाता है। तो दरअसल उनको खदशा है कि जिस तरह से इंडिया की सुप्रीमेसी है, जिस तरह से इंडिया चीजें कर रहा है, और इसमें फॉरेन चीजों का भी हाथ है, फॉरेन एंटिटी का भी हाथ है। लेकिन इसके अंदर तो ताइवान और 9-9 को साउथ चाइना सी में जो है उसको भी दर्शाया गया है, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करके अपनी टेरिटरी को दिखा रहा है। तो ये जियो पॉलिटिकल गेम हुआ ना, ये जिस तरह से और ये मैप में देख रही थी कि इन्होंने ये मैप कब रिलीज किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनकी मिनिस्ट्री है, उसमें ये मैप रिलीज किया गया है, नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक। तो ये अपनी पब्लिसिटी, अपनी पब्लिक के अंदर किस तरह की पब्लिसिटी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर और खास करके भारत के साथ रिलेशन को लेकर, जिसमें इन्होंने ताइवान को भी कर दिया, साउथ चाइना, और हम जानते ही हैं कि इनके जो साउथ चाइना में किस तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं। और मैं एक बात देख रही थी कि G20 प्रेसिडेंट के तौर पर जब भारत ने देश भर में सीरीज ऑफ मीटिंग्स को होस्ट करने के लिए जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो मीटिंग रखी थी, तो वो टूरिज्म ग्रुप की जो मीटिंग थी, तो उसमें भी चाइना ने इख्तिलाफ किया था, वहां पर भी उन्होंने इनकार किया था। और अब ठीक G20 जब फाइनल मीटिंग है और वहां पर सारे लीडर्स होंगे और भारत एक ग्लोबली किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है अपना पूरा कंट्री को, तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश के साथ बार बार इस तरह से छेड़खान करना या भारत को इस तरह से प्रोवोक करना, ऐसे एक स्ट्रेटेजी के तौर पर दिखा रहा है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव डिप्लोमेसी होगी भारत की वहां पर। तो G20 से पहले खास करके इस तरह से वहां अपनी पब्लिक को भी दिखा दिया, एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो गया कि हम मैप में देखिए ये एरिया को क्लेम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत को भी आप प्रोवोक कर रहे हो। तो G20 से पहले इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या मायने हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बात वाजह है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोब एंड ऑन द ग्लोबल अफेयर्स। ये चीजें हमें बिल्कुल सही वाजह मालूम है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि इट इज नाउ क्लियर है। एजिटिव उसी चीज को कहते हैं, वी हैव अ वेरी एजिटिव फॉरेन पॉलिसी, दैट मींस वी आर वेरी क्लियर। एंड दुनिया इस चीज को मानती है, दुनिया इस चीज को मानती है कि इंडिया हैज ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। जम्मू कश्मीर में इवेंट हो गया G20 का, सब लोग बोलते थे जी कोई कोई कंट्री लेफ्टिस्ट भी और जो अपोजिशन पार्टीज भी, लेकिन मैं यहाँ पे बीजेपी को के बारे में नहीं बोल रहा, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। सब लोग बोलते थे इज इट पॉसिबल, विल दैट हैपन, हाउ इज इट पॉसिबल, पता नहीं क्या होगा, G20 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन जम्मू एंड कश्मीर। चाइना पीछे जा रहा है और धमकियां दे रहा है पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान 2030 के बाद ही पाकिस्तान G20 का हिस्सा बन सकता है। उसका भी एक रीजन है, अलग से कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सारी चीजें बोली गई। हमने फिर देखा सब कंट्रीज आई, और उन कंट्रीज के अलावा भी और 6 कंट्रीज को जब हमने इनवाइट किया था, मुस्लिम कंट्रीज, उनमें से भी कंट्रीज आई, और इतना जबरदस्त डेलिब्रेशन डिस्कशंस जम्मू कश्मीर में हुआ। 5 ईयर का प्लान्स बना, प्लान्स ऑन पॉलिसी ऑन फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट, पॉलिसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर को एक डेस्टिनेशन, टूरिस्ट ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। तो ये सब पॉलिसीज तभी वहां पर बैठकर डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस के तौर पर हो गई, राइट। कैसे जम्मू एंड कश्मीर 50 कंट्री की ही नहीं, दुनिया के 50वें सिटीज में से एक सिटी ऐसी जबरदस्त बनेगी जो टूरिज्म के लिहाज से दुनिया जिसको जानेगी। 50वें सिटी 210 कंट्रीज में से 50th सिटी कश्मीर बन रही है। तो ये पॉलिसी डिस्कशन डिलिब्रेशन उसी वर्किंग ग्रुप में हुआ। तो चाइना के बोलने न बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, हमारे पास इटली, फ्रांस, आपने तब देखा, यूएस, सब आए थे, एंड उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के बारे में बात की, जिस तरह से विजन को अपनाया और जिस तरह से उस विजन पे बात की, उन ड्रीम्स पे बात की जो जम्मू एंड कश्मीर को आगे ले जाएगा, जो पूरी इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, टूरिज्म ग्रोथ है, वो कितनी जबरदस्त होगी, एक होलिस्टिक अप्रोच दिया। सो हैविंग सेड दैट, अभी जो 9 और 10 को सितंबर को होने वाली है दिल्ली में मीटिंग, वहां पे चाइना के प्रेसिडेंट तो आ ही रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट की है लेटर, और वो तो आएंगे ही। बट ये है, जैसे मैंने पहले ही बोला, उसको इस रियलिटी का एहसास होगा, और वो इस रियलिटी को जानता है, ही इज अवेयर कि नो, इंडिया इज नाउ अ राइजिंग पावर, इंडिया राइजिंग पावर है, और इंडिया ने बिल्कुल करके दिखाया। देखिए, चाइना हमें क्या सिखाएगा, हम तो मून पे पहुंच गए,
और ट्रिलियन बिलियन पता नहीं क्या क्या इकोनॉमी वो खुद को बोलते हैं, उन्होंने तो वो चीजें ही नहीं करके दिखाई। अब हमें क्यों कोई कंट्री बीट वेस्ट और बीट इवन चाइना, वो हमें क्यों डिक्टेट करेंगे? दे कैन नॉट डिक्टेट इंडिया को 1948 देखिए 7 शिफ्ट हुए, 7 फेजेस हुए हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी की। सबसे पहला फेज जो था वो 1948 से लेकर 1965 तक था, जिसको हम पावर फेज बोलते हैं, आइडियलिस्टिक फेज। उस फेज में भी हमें इन लोगों ने नहीं हराया। और हमारा क्या था, जब इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, हमने तब भी किसी ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं किया। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या थी वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और उसके साथ साथ वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने बोला नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं जी, हमें अपना काम करने दीजिए, हम खुद डेवलप करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी डेवलप करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करेंगे, जो हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को कभी है ही नहीं। हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करेंगे। और न साउथ ब्लॉक हमने ज्वाइन किया, न हमने यूएस के साथ ज्वाइन किया, न हमने यूएस ज्वाइन किया। और उसका खिमियाजा हमें भुगतना पड़ा, थोड़ा बहुत हम पे सैंक्शन लगाए। देखिए फिर दूसरा शिफ्ट हुआ 1962 से लेकर 1971 तक, और उस बीच हमें इंडो साइनो वार भी देखने को मिला। चाइना ऐसा नहीं था, पहले चाइना इंडिया को बहुत सपोर्ट करता था। 1949 में इंडिया ने चाइना को बहुत सपोर्ट किया, उससे पहले हिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद अब्रप्ट वो चेंज हुए और अब्रप्ट वो हमारी मुखालफत करने लगे। फिर इंडो साइन वार हो गया 1962 में। फिर हमने 1965 में एक और वार देखा। फिर हम पे इतना प्रेशर डाला गया कि यूएस ने हम पे सैंक्शन लगाए, फूड सैंक्शन लगाए। लेकिन फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया और हमने खुद अपना फ्रूट प्रोड्यूस किया। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं। लेकिन फिर तीसरा शिफ्ट हुआ 1971 से लेकर 1990 तक। 1971 में इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी ने जो है सबसे पहले बांग्लादेश बना दिया। और जब बांग्लादेश बना तब पूरी दुनिया को पता चला, तब चाइना को भी पता चला, नो इंडिया हैज अ पावर, इंडिया का मिलिट्री पावर है और इससे छेड़ा नहीं जा सकता है। फिर हमारी टाइज यूएस ने वहीं से बोला, यूएस ने सैंक्शंस उठाए और फिर हमारी टाइज उनके साथ स्ट्रांग होने लगे। फिर हम ट्रेड करने लगे यूएस के साथ कॉम्पैक्ट्स होने लगे। फिर बाकी कंट्रीज का रीच आउट हुआ। फिर इंदिरा गांधी के दौर में, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उसके दौर में काफी चीजें हुई। फिर 1990s में एक और दौर हो गया, तीसरा चौथा शिफ्ट आया 1990 से लेकर 1998 तक फॉरेन पॉलिसी में। उस फॉरेन पॉलिसी में भी हम चाइना डेवलप कर रहा था, हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, क्योंकि हम न्यूली आजाद हुए थे। 200 ईयर की गुलामी से हमें आजादी मिली थी। तब हमें वेस्ट ने डिक्टेट नहीं किया, तब हम वेस्ट का नहीं मानते थे। 1990 से लेकर 98 तक मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रिशफल हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था दुनिया में। लेकिन इंडिया पे तब भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा इकोनॉमिक। हमारी फॉरेन पॉलिसी तब भी स्टार्ट हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बने हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमने पोखरण टेस्ट नहीं किया, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तब यूएस ने स्टेटमेंट दिया कि नो, सैंक्शंस भी लगे, लेकिन दूसरी बार फिर सैंक्शंस नहीं लगाए। दूसरी बार उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया जो है ये अब न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं, पावरफुल कंट्री है, इंडिया के साथ कोई छेड़ नहीं सकता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तब से थी और बहुत स्ट्रांग थी। तो अब के डेट में जब हम प्रेसिडेंट है G20 की, देखिए मैं एक चीज में मानता हूँ, जिस तरह से इंडिया ने ना वन अर्थ वन प्लेनेट वन फैमिली की बात की, आज तक 1992 से G20 चीजें कर रहा है। 1987 से शायद बना, 1980s में G20। आई मीन ये पहले G7 था, G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, फिर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज 1992 के बाद बना। तो तब इन्होंने तब उनके पास वो विजन नहीं था जो विजन हम आज दे रहे हैं। जब यूएस के पास प्रेसिडेंसी थी तब वो विजन नहीं था जो विजन आज दे रहा है इंडिया। किसकी बात कर रहे हैं? वन अर्थ, वन फैमिली, वन प्लैनेट, और 6-7 चीजों पे जो बात कर रहे हैं इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री को अपने साथ ले रहा है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि साउथ पावर। अब ये जो नाम हमें प्रैग्मेटिज्म प्लस साउथ पावर का मिल रहा है, जो साउथ पावर का नाम हमें मिल रहा है, और प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है कि हम पहले किसी ब्लॉक को नहीं मानते थे, अब हमने डिफाइन किया अपना एक पार्ट। इंडिया ने डिफाइन किया, हम नॉन अलाइनमेंट थे, न यूएसएसआर के साथ है न यूएस के। अब हमने अपनी पार्ट डिफाइन की, और इस बात से जो है चाइना डर रहा है, क्योंकि चाइना यहाँ से समझ रहा है कि हम जी 2049 में तभी पावरफुल कंट्री, सुपर पावर बन सकते हैं दुनिया का। उनका ख्वाब है 2049 में, वो बोलते हैं सुपर पावर बनेंगे। वो बोलते हैं तभी बन सकते जब एशिया में हम रोब दबाएंगे, तभी हम साउथ को तभी हम वेस्टर्न कंट्रीज को डिक्टेट कर सकते हैं। तो साउथ में रोब दबाने के लिए उसको पता है पाकिस्तान तो कहीं है नहीं, वजूद नहीं है, उसको पता है बाकी कंट्रीज का
उसको एक ही चीज से डर है, जिस तरह मैंने बताया आपको, जो स्केल इंडिया का है, जो उसको डर है, वो इसलिए बीच बीच में ये चीजें कर रहे हैं और उसको उस चीज का सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट। बहुत सारे लोग हैं, फाइनेंशियल पीपल हैं पीछे, यूएस के बिजनेसमैन है कुछ, जिनको जो असल में चाइनीज है, फिर वहां पे रहने लगे, उनका सपोर्ट है, या जिस तरह से बाकी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वो उस तरह का सपोर्ट करते हैं चाइना को इस तरह की चीजें करने के लिए, बट ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और आप देखेंगे कि G20 मीटिंग जो भी है वो बड़ी जबरदस्त होगी, और चाइना का प्रेसिडेंट जब आएगा तो उसको पता चले, क्योंकि उस मीटिंग में चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही दोस्त है, रशियन प्रेसिडेंट, वो खुद तो होंगे नहीं, व्लादिमीर पुतिन तो आएंगे नहीं, वो किसी और को भेज रहे हैं। तो वो देखिए, राइवलरी होती है, हम हमेशा बोलते हैं नहीं जी हमें सपोर्ट करना चाहिए रशिया को, लेकिन जब कंट्रीज का इंटरेस्ट आता है, फॉरेन पॉलिसी यही है, जब आपकी इंटरेस्ट आती है, आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, वो इंटरनल भी हो, डोमेस्टिकली। फॉरेन पॉलिसी के दो चीजें होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। आप दोनों चीजें देखते हैं, आप ये भी देखते हैं आपका पॉलिटिकल स्केप क्या है, आप ये भी देखते हैं आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज, आपका कल्चर, आपकी हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमी। फिर आप फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पर आपका कोलैबोरेशन पार्टनरशिप देखते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं आप, बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं। तो इसी चीज को जब हम देखते हैं, तो हम जब देखते हैं ना कि ल्यूना 25 क्रैश हो गया, उन्होंने जल्दबाजी की थी, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया, देखिए हमारा इतना दोस्त होने के नाते फिर भी हमारे साथ उनको क्या है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। उनको ये था कि हमें जी ल्यूना 25 को लॉन्च करना है, क्योंकि ये सबसे पहले मून पे जाना चाहिए, ताकि हम पावरफुल बनेंगे और इंडिया को हम आगे नहीं लाने देंगे। तो इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज के। चाइना का भी इंटरेस्ट है, लेकिन चाइना ये चीज इसलिए कर रहे हैं बार बार, इसलिए बार बार ये चीज कर रहे हैं क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया की सुप्रीमेसी है, और इंडिया को जिस तरह से बाकी कंट्रीज, हमारी प्राइम मिनिस्टर ने लगभग कुछ मत 7-9 ईयर्स में 9 तरह की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी बनी है, 9 तरह की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का मैंडेट बना है, और मोर देन 75 कंट्रीज का विजिट हुआ है। तो एक मामूली चीज नहीं, उन कंट्रीज का भी विजिट हमने किया जो कंट्रीज का विजिट हम किए ही नहीं थे, जिन कंट्रीज के साथ रिलेशन हुआ ही नहीं था, उनके साथ भी अब टाइज हो रही है। सो दिस इज अ ट्रू फैक्ट। एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसका भी चाइना को, उनका भी डर है, क्योंकि वो चाइना को इन एंड आउट जानते हैं, वहां पे एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो जिस तरह से वो डिफाइन करते हैं ना फॉरेन पॉलिसी को, और फिर चाइना की आंखों में आंखें डालकर उनको बताते हैं, तो डिप्लोमेटिकली ही चाइना को पता है कि इंडिया इंडिया हमसे जीत पाएगा, इसलिए वो अदर मीन्स देख रहे हैं, बाहर के मीन्स हैं, या गालवान हमने देखा, या कभी लद्दाख में इस तरह की चीजें। वो कर रहा है, वो ताकत जान चुका है, और वो आप जैसे कि जिक्र भी कर रहे हैं कि भारत की लगातार ताकत बढ़ रही है, तो इस चीज से चाइना बौखलाया हुआ है, वो इस तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे भारत को बहुत ही कैलकुलेटेड हम उसकी डिप्लोमेसी देखेंगे, और इस चीज का भरोसा रखना है कि अपने भारत, जब इतनी सारी मीटिंग्स हमने होस्ट की, पूरे देश भर में मीटिंग्स हुई, और उसमें जम्मू कश्मीर में भी हम करा सकते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान से इस तरह के दावे हो रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तो G20 की कोई मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर भी टूरिज्म की मीटिंग हुई और वहां से विदेशों से लोग आए। तो अपने आप में ये भारत की ताकत को दर्शाता है, और ऐसे में चाइना का बौखलाना, उसका परेशान होना लाजमी है। तो खैर, हम G20 में आगे देखेंगे कि इसमें क्या डिक्लेरेशन निकल कर आता है, क्या कंसेंसस बनते हैं, किस तरह की बात सामने आती है। लेकिन यहाँ पर भारत की एक स्ट्रॉन्ग इमेज उभर रही है, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है, और इस तरह के गलत मैप दर्शाकर ये अपनी पब्लिक को भी इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं पर भी है, हम विस्तार कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम इंडिया से बहुत आगे हैं। और सारी दुनिया को भी ये इस तरह से एक मैसेज देना चाहता है कि चाइना एशिया का अभी सबसे बड़ा ताकतवर देश है, जो कि वहां पर भारत को उभरता हुआ देख रहा है, तो वो बौखलाहट सामने दिख रही है। जावेद साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात की है, जिसको लेकर अभी एक टेंशन जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही है। और चूंकि हमारे देश में G20 का समिट है अब दिल्ली में, बहुत सारी तैयारियां उसको लेकर हम देख रहे हैं, और पूरे देश में उस पर बात भी हो रही है, और बस हम दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ खैर से निपट जाए, क्योंकि दुश्मन इतने हैं ना हमारे मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, कि फिक्र एक लगी रहती है कि मुल्क को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ना ही मुल्क की छवि किसी तरह से कुछ खराब करने की जो कोशिशें लगातार जारी है उसको किसी तरह का नुकसान हो। और एक बहुत अच्छी बात, जो कि हमारा विजन, आपने कहा ना, एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जिसमें वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हुए भारत ने हमेशा अपने सारे तर्क रखे हैं, और इससे सारी दुनिया मुतासिर हुई है, सारी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है कि भारत एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इन फ्यूचर में आपके साथ
फिर किसी और मुद्दे पर बात करूंगी। और आप लोग, आप मेरे प्यारे व्यूवर्स से मैं कह रही हूँ कि प्लीज कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।